मतलब दो टाइप के डॉम है, रियल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है एंड वर्चुअल वर्चुअल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। तो दोनों दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मतलब आपको आइडिया है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है? जी मैम, आइडिया नहीं है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब कि जब भी हम ब्राउजर में कोई भी ब्राउजर में से कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो जो ब्राउजर का इंजन होता है ना, वो पूरे के पूरे एचटीएमएल कोड को एज ए ट्री व्यू में कन्वर्ट कर देता है। और वो जो ट्री व्यू है, उसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो बोलते हैं। भी मेरे पास शायद एक मिनट, अगर ये रहा, ये एक्चुअल डॉम, और इसको हम क्या बोलेंगे? ऑल वर्चुअल डॉम। मतलब एक्चुअल डॉम इसके, एक मिनट, मतलब मान लीजिए कि आपने एक एचटीएमएल का पेज लिखा है, उसमें डिवीजन टैग है और H1 है एंड H2 है, ओके, और कुछ हमने नहीं लिखा है, ठीक है। तो जब भी हम ब्राउजर से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ना, तो ब्राउजर का इंजन उसे ऐसे ट्री व्यू में जो है कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि यहाँ पे डिवीजन आ गया, डिवीजन के अंदर में अगर आपने H1 टैग लिखा है तो वो आ गया, और एक साइड क्या आ गया? H2। तो ये क्या है? एक्चुअल डॉम है, मतलब क्या, रियल डॉम है। अभी इससे क्या होगा कि सपोज मान लीजिए कि मुझे ये H2 जो है, सिर्फ उसका ही कंटेंट चेंज करना है, तो जब भी हम ब्राउजर में से रिफ्रेश देंगे, तो ये पूरा का पूरा HTML का जो डॉम है ना, एक्चुअल डॉम, उसको रिफ्रेश करेगा, पर्टिकुलर H2 टैग जो है उसको नहीं। ओके। जी मैम। हाँ, और वर्चुअल डोम क्या होता है कि वो एक्चुअल डोम का ना अलग से कॉपी बना लेता है। मतलब ये एक्चुअल डोम जो है, उसका हमने एक वर्चुअल कॉपी बना लिया, वर्चुअल डोम, फिर एक न्यू वर्चुअल डोम रहेगा। इस तरीके से वो क्या करता है, कंपेयर, मतलब कि वो अलग अलग कॉपीज जो है वो जनरेट कर लेता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने कोई भी चेंजेस किया यहाँ पे H3 टैग में, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे H3 टैग है, उसमें ही सिर्फ चेंजेस जो है वो करेगा। वो चेंजेस करके अभी कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब ये हमारा एक्चुअल डोम हो गया, उसके बाद ये वर्चुअल डोम हो गया। अभी ये दोनों को, मतलब ये वर्चुअल डोम और ये वर्चुअल डोम दोनों को कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे सपोज हमने H2 टैग के बाद H3 टैग लिखा है, ओके। तो अभी ये दोनों को कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद क्या करेगा, ये इसकी जो कॉपी है, अगर उसको ये मतलब ऐसा लगा कि हाँ, और मतलब चेंजेस जो है एक्चुअली हो गए हैं, तो फिर वो एक्चुअल डॉम जो होगा उसमें जाके चेंजेस कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल डॉम में जो पहले से कंटेंट था वो तो ऐसे ही रहा, पर जो चेंजेस कहाँ पे हुआ? H3 में ओनली। पूरा का पूरा पेज जो है वो रिलोड नहीं होता। तो मेन इसी की वजह से जो रिएक्ट जेएस है, उसमें स्पीड जो है वो ज्यादा रहती है। जी मैम। हम्म। कुछ मतलब पूछना है? जिस पार्ट को एडिट किया, मॉडिफाई किया, उस जस्ट पहले जैसा वैसा ही रहेगा। जिसको नया कुछ मॉडिफाई किया तो उससे वो थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद वो ये होगा कि पहले जैसे पहले जैसे जैसे था उसको था थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद भी रिलोड होगा,
मतलब नया नया जैसे मतलब वो नया जैसे शुरू नहीं स्टार्ट नहीं एक कर। एक मिनट, मैं मतलब आपको समझाती हूँ फिर से एक बार। जी। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। मतलब ये इसके तरीके से समझ लीजिए कि हमने हमारे पास ना कोई भी कोड है ना तो उसकी दो कॉपीज रखी है, ठीक है। एक हमारे पास जो ओरिजिनल है वो, एक है हमारे पास जो हमने कॉपी लिखा है वो। अब हम क्या करते हैं कि हमें कुछ भी जब भी चेंज करना होता है, ठीक है, तो हम जो ओरिजिनल है ना उसमें कोई भी पहले चेंज नहीं करते। पहले कहाँ पे चेंज करता है, जो हमने कॉपी बनाया है, डुप्लीकेट बनाया है, उसमें जाके चेंजेस करते हैं। फिर अगर हमें ये लगता है कि हाँ ये चेंजेस परफेक्ट है, तो फिर हम जाके जो ओरिजिनल वाला है उसमें भी ये चेंजेस कर देते हैं। ओके। जी। हाँ, तो बस ये इसी तरीके का कंसेप्ट है कि जब हम रिएक्ट का यूज करते हैं तो रिएक्ट जो है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है आपके पेज का, वो दो बनाता है। एक जो एक एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है वो, और दूसरा जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो बनाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने पेज में जाके कुछ भी चेंज किया, मतलब पेज में H1 एंड H2 टैग तो था ही, अब मैंने न्यू जो है H3 टैग जो है वो उसमें नया ऐड किया है, तो उसका अलग से एक न्यू वर्चुअल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, वो क्रिएट होगा, ठीक है। फिर अभी ये न्यू वर्चुअल डॉम जो है वो क्या करेगा, जो ओल्ड वर्चुअल डॉम है उसके साथ कंपेयर करेगा कि हमने किस जगह पे क्या चेंजेस किया है। अगर उसको चेंजेस मिलता है तो वो उतना ही पार्ट जो है वो चेंज करके न्यू एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है वहां पे पास कर देगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो एक्चुअल डॉम है, न्यू एक्चुअल डॉम, वो पूरे का पूरा जो है वो रिलोड नहीं होगा, पर हमने जितना कंटेंट ऐड किया है या एडिट किया है उतने में ही ये इफेक्ट जो है वो आएगा। ओके। जी मैम। हम्म, पक्का समझ में आ गया। जी आगे। ओके। अभी उसके बाद है डिक्लेरेटिव सिंटेक्स। तो रिएक्ट जेएस इसलिए भी फेमस है कि वो डिक्लेरेटिव सिंटेक्स जो है उसका यूज करता है। तो अब ये डिक्लेरेटिव सिंटेक्स मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्लेरेटिव सिंटेक्स। मतलब दो टाइप की सिंटेक्स होती है, प्रिमिटिव एंड डिक्लेरेटिव। तो दोनों में डिफरेंस पता है। मतलब डिक्लेरेटिव मतलब मैम जो यूज़र डिक्लेयर करता है उसको बोलता है क्या? यूज़र जो हम्म, अ, और जो प्रिमिटिव मतलब नहीं जो फंक्शनली जो लाइब्रेरी में ऑलरेडी होता है उसको। नहीं, डिक्लेरेटिव का मतलब ये है कि आपको कोई भी डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, आपको कोई भी डिजायर्ड अपडेशन चाहिए डोम में, ठीक है, या पेज में आपने जो लिखा है उसमें, तो आपको सिर्फ रिएक्ट जेएस को मतलब डिक्लेयर करना है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो खुद करके देगा। उसके लिए कोड आपको नहीं लिखना है। मतलब कि अगर मैं ये बोलूं कि मुझे यहाँ से लेके वहां तक जाना है, ठीक है, तो उसके स्टेप्स मुझे उसको वहां से फॉलो नहीं करने हैं कि हाँ पहले हम यहाँ पे खड़े थे, उसके बाद हमने इतने स्टेप्स काउंट किए, उतने स्टेप के बाद हमने एक रोड चेंज किया, वहां से फिर दूसरे मतलब के स्ट्रीट में आपको जाना है, वहां से टर्न लेना है, तो ये कुछ नहीं। मतलब उसको आपको बताना नहीं है कि पूरा कोडिंग क्या है, कि आपको कौन कौन सा स्टेप फॉलो करने हैं। सिर्फ आपको रिएक्ट को ये बताना है कि मुझे ये चीज चाहिए, ओके, और वो आपको वो करके देगा। तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सिंटेक्स। ओके। अभी इम्पेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव में
मतलब डिफरेंस यही है कि इम्पेरेटिव जब हम करते हैं ना, तो हमें उसको बोलना पड़ता है कि कोई भी चीज हमें कैसे करनी है, ठीक है। और डिक्लेरेटिव में क्या होता है, सिर्फ हमें करना, उसको बोलना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है वो नहीं, क्या करना है सिर्फ उतना ही बोलना पड़ता है। अभी इम्पेरेटिव में क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं। मान लीजिए कि सी लैंग्वेज में आपने कुछ प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, तो उसमें आपको पहले से लेके एंड तक पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा ना, कि हाँ मैंने पहले 2 वेरिएबल मुझे चाहिए थे, तो मैंने वो वेरिएबल जो है डिक्लेयर किए, उसके डेटा टाइप कौन सी रहेगी वो फिक्स किया, फिर उसको वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज मतलब इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने अगर इफ कंडीशन का यूज करना चाहते हैं तो वो यूज किया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। डिक्लेरेटिव में सिर्फ आपको बताना है कि आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्रेशंस जो है देना है, और उसके बेसिस पे आपको आउटपुट जो है वो मिल जाएगा। आउटपुट के लिए अगर आपको कुछ भी इनपुट देना है तो वो आप दे दीजिएगा, ठीक है। पर आपको वेरिएबल की वैल्यू वगैरह कुछ चेंज करनी खुद से नहीं रहती। इसका आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि आपको लारावेल पता है दोनों को? नहीं पता ही है। ओके। तो आजकल क्या होता है कि लारावेल में एक लाइब्रेरी रहती है, उसमें ये है कि कहीं भी मुझको क्वेरीज नहीं लिखनी पड़ती पूरी। सपोज मुझे अगर टेबल में से सारा का सारा डेटा चाहिए, तो मोस्टली हम कौन से क्वेरी लिखते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड फिर टेबल का नेम, ठीक है। जी। पर लारावेल जो है हमें एक लाइब्रेरी देता है। उस लाइब्रेरी में अगर हमने टेबल का नाम जो है पास कर दिया और वहां पे फाइंड ऑल लिख दिया, तो वो ऑटोमेटिकली उसी टेबल में जाके सारे के सारे रिकॉर्ड जो है हमको फेच करके देगा। वहां पे हमें टेबल का नेम ही सिर्फ पास करना है, पूरी सिंटेक्स जो है, पूरी जो क्वेरी है वो लिखनी नहीं पड़ती। वैसे ही अगर हमें पर्टिकुलर कोई एक ही रिकॉर्ड चाहिए, तो वहां पे हमें वेयर कंडीशन का यूज नहीं करना पड़ता कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और फिर हमने वेयर कंडीशन दे दिया, और वेयर कंडीशन के बाद हमने दे दिया कि भाई अगर जिसका आईडी हो उसका ही मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए, तो वो कोई जरूरत नहीं रहती। मैंने सिर्फ यहाँ पे टेबल का नेम लिखा, मतलब कि रजिस्टर डॉट फाइंड वन, एंड उसमें आईडी डाल दिया, तो वो पर्टिकुलर उसी आईडी का रिकॉर्ड मुझे फेच करके अपने आप देगा। अगर मुझे ज्वाइन की क्वेरी लिखनी है, ज्वाइन पता है ना, जब आपको दो टेबल में से एक साथ डेटा लेना हो तब हम किसका यूज करते हैं, ज्वाइन क्वेरी का, ठीक है। तो जब आपको ज्वाइन की क्वेरी डालनी है, तो आपको पूरा सिंटेक्स नहीं लिखना पड़ता, आपने सिर्फ स्टेप लिख दिया, वो अपने आप कर देगा। ओके। तो ये होता है डिक्लेरेटिव सिंटेक्स। अभी हम डीपली इसको आगे देखेंगे, पर अभी कंसेप्ट के लिए सिर्फ आपको इतना समझना है। ओके। ओके। अभी है JSX, मतलब कि जावास्क्रिप्ट XML। तो अब जावास्क्रिप्ट XML जो है ना, वो एक HTML लाइक कोड आपको लिखने की फैसिलिटीज देता है। मतलब कि अगर आपने रिएक्ट में कोई भी कंपोनेंट क्रिएट किया है, तो उस कंपोनेंट को आप, उस जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को आप जो है वो HTML मार्कअप के जैसे यूज कर सकते हो। स्लैश एन मतलब लेस देन ग्रेटर देन के बीच में, ठीक है। उससे क्या होगा, तो ये आपको मार्कअप की फैसिलिटी देता है, मतलब आपने जो भी कंपोनेंट बनाया है वो आप HTML में ऐसे मार्कअप करके यूज कर सकते हो अपने जावास्क्रिप्ट लॉजिक के साथ। पहले क्या होता था कि हमको HTML एंड जावास्क्रिप्ट दोनों का कोड अलग अलग रखना पड़ता था। कई बार तो ऐसा भी होता था कि हम इसको दोनों की अलग अलग फाइल क्रिएट करते थे, कि एक HTML फाइल हुआ, वहां पे सिर्फ हमने HTML का फॉर्म वगैरह कुछ क्रिएट किया, और एक जावास्क्रिप्ट का फाइल हुआ कि जो है हमारी बटन की क्लिक इवेंट, हमारे फॉर्म की सबमिट इवेंट, जो सब कुछ हैंडल करता था। पर अभी जावास्क्रिप्ट XML का यूज करके ये दोनों आप एक साथ एक ही फाइल में जो है वो लिख सकते हो।
इस तरीके से मतलब ये एक मिनट तो ये देखिए ये हमने क्या बनाया है ये फॉर्म हम फॉर्म को ऐसे फंक्शन हमने बना लिया मतलब फॉर्म लिखा फिर उसके बाद ब्रैकेट किया और उसके अंदर हमने क्या कर दिया तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर पूरा फॉर्म भी दे दिया और वहां पे उसकी ऑन क्लिक एंड ऑन सबमिट जो मेथड है वो भी हमने क्रिएट कर दी ओके तो अभी हमने जो ये ऑन क्लिक बनाया है और ऑन सबमिट मेथड बनाई है इस ये सब है JSX और वैसे ही अगर हमने यहाँ पे साइड बार तो साइड बार नाम का एक फंक्शन जो है हमने बना दिया उसमें हमने लिख दिया कि अगर लॉग्ड इन हुआ तो यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ आएगा और अगर लॉग्ड इन नहीं है तो ये फॉर्म अभी देखिए यहाँ पे हमने पूरा फॉर्म बनाया नहीं है पर सिर्फ फॉर्म को HTML मार्कअप के जैसे यूज किया है ओके तो ये क्या है ये फॉर्म जो है ना वो मतलब ये पूरा का पूरा हाँ एक पूरा का पूरा एक कंपोनेंट के जैसे हमने बना दिया और फिर हमें इसको जहां पे भी यूज करना है वहां पे सिर्फ हमको लेस देन ग्रेटर देन के बीच में फॉर्म लिख देना है तो ये पूरा का पूरा फॉर्म आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये JSX का यूज करके होता है वो दोनों को कोड समझ में आ गया हाँ आगे 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 ओके इसका वो ओपन वाला नहीं रहेगा फॉर्म का वहां पर सिर्फ क्लोज वाला रहेगा टैग तो ये एक्सेस करेंगे ये जो फॉर्म वाला है नहीं क्लोज वाला टैग रहेगा नहीं समझिए कि ये जो है ना ये जो एक हमने मेथड बना दिया फंक्शन बना दिया फॉर्म नाम का जी और वो यहाँ पे यूज किया है तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग एंडिंग नहीं लिखना है सिर्फ ऐसे ही लिखना है फॉर्म और फिर स्लेस दिया तो ये स्टार्ट भी हो गया एंड भी हो गया ठीक है हाँ और इसका नेम अगर ये फॉर्म है ना फॉर्म की जगह पे मैं कोई भी रख सकती हूँ मतलब हमने मान लीजिए इसका रजिस्टर रख दिया तो यहाँ पे फिर हमको टैग के अंदर रजिस्टर लिखना है जी हम्म पर हाँ इसको ऐसे ही फॉर्म मतलब ऐसे मेथड के जैसे ही क्रिएट करना है जैसे हम कोई क्लास बना रहे हो वैसे कि हमने यहाँ पे रजिस्टर लिखा फिर एम्प्टी ब्रैकेट करना है फिर कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर आपको जो जो भी फैसिलिटीज चाहिए ऑन क्लिक ऑन सबमिट और ये इनपुट में हमने ऑन क्लिक एंड ऑन क्लिक दोनों भी यहाँ पे ऑन सबमिट कॉल करा दिया ठीक है तो ये सारा आपको इसी तरीके से लिखना है फिर आप यहाँ पे दूसरे पेज में उसे कॉल करा सकते हैं ओके जी अभी है अनडायरेक्शनल डेटा फ्लो अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने ये बोला कि ये जो है वो एज ए ट्रिव्यू ट्रिव्यू जिस तरीके से होता है उस डायरेक्शन में वर्क करता है मतलब कि वर्चुअल डोम जो है वो क्या करेगा कि आपका जो पूरा का पूरा पेज है उस पेज को वो ट्रिव्यू में कन्वर्ट करेगा अभी ट्रिव्यू मतलब मान लीजिए कि एक मिनट में दिखाती हूँ
ओके, HTML का पेज है, तो ये HTML आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे हेड एंड बॉडी लिखा है, तो ये दोनों कंपोनेंट जो है वो अलग अलग आ जाएंगे। ओके, अब हेड के अंदर हमने टाइटल लिखा है और बॉडी के अंदर जो है हम कोई भी सपोज मान लीजिए और टैग जो है वो लिखते हैं। हमने H1 टैग लिख दिया, फिर यहाँ पे हम P टैग जो है वो दे देते हैं। इसी तरीके से हमने एक थोड़ा ठीक नहीं बना है पर चलेगा। अभी ये जो है ना, इसको हम प्रीव्यू बोल सकते हैं। मतलब मैंने एक HTML का पेज बनाया, HTML के पेज में हेड दिया है, हेड के अंदर मैंने टाइटल दे दिया पेज का, फिर बॉडी के अंदर पहले मैंने H1 टैग दिया है, फिर P टैग में कोई भी पैराग्राफ लिखा है, फिर अलग से नीचे एक डिवीजन दिया है और उसके अंदर भी हमने क्या दिया है, पैराग्राफ टैग। ओके, हाँ, तो ये क्या हो गया, इसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि एक्चुअल डोम जो है वो बोल सकते हैं। ओके, अभी अनडायरेक्शनल डेटा फ्लो का मतलब ये है कि ये जो मेन जो है वो ये है HTML, ये पेरेंट है, मतलब ये रूट है। उसके अंदर अगर हम देखें हेड एंड बॉडी, तो ये पेरेंट हो गए, उसके अंदर ये जो है वो चाइल्ड हो गए। तो रिएक्ट में ना ये डेटा फ्लो एक ही डायरेक्शन में रहता है, मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये कभी अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। मतलब कि कोई भी चाइल्ड जो है वो कभी भी अपने पेरेंट जो है उसका डेटा चेंज नहीं कर पाएगा। ओके, तो मान लीजिए कि अगर मुझे ये पी टैग जो है उसका डेटा चेंज करना है, तो मैं सिर्फ पी टैग का ही कर सकती हूँ। फिर अगर मैं ये मान लो कि ये यहाँ से मुझे ये डिवीजन में जाके डिवीजन का डेटा भी कुछ चेंज करना है, तो ये नहीं हो गया। मतलब कि अगर ये डिवीजन जो है वो पेरेंट है, तो वो अपने जो चाइल्ड है उसका डेटा जो है वो चेंज कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है।
और जो चाइल्ड है वो पेरेंट का डेटा जो है वो कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अनडायरेक्शनल डेटा फ्लो। इसकी वजह से क्या होगा कि आपको जब भी अगर कोई भी एक जगह पे प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रेस करना जो है थोड़ा इजी रह जाएगा, क्योंकि आपको एक ही फ्लो में जाना है, एक ही फ्लो में आपको चेक करना पड़ेगा। सब इस तरीके से ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, तो जो पेरेंट है वो चाइल्ड को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, पर जो चाइल्ड है वो कभी भी अपना जो पेरेंट है उसको चेंज नहीं कर पाएगा, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी में वो चेंजेस नहीं कर पाएगा। ओके। यस मैम। हम्म। तो अभी हम जो है वो रिएक्ट जेएस सीख रहे हैं, तो अभी रिएक्ट नेटिव क्या है? हेलो। जी, रिएक्ट नेटिव नहीं रिएक्ट पता। नेटिव का रिएक्ट मतलब जो ये रिएक्ट जेएस है उसका यूज हम वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए करते हैं। वैसे ही अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करनी है रिएक्ट का यूज करके, तो रिएक्ट नेटिव का यूज होता है। जी हाँ, रिएक्ट नेटिव का यूज करके आप कोई भी प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं, चाहे आप एंड्रॉइड के लिए बनाना चाहे, चाहे आप आईओएस के लिए बनाना चाहे, तो भी आप चेंज मतलब बना सकते हैं। तो अगर आपने रिएक्ट सीख लिया है तो आपको मतलब आपके लिए रिएक्ट नेटिव सीखना इजी हो जाएगा थोड़ा। जी और इसका जो लास्ट फीचर है वो कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम है। इसका मतलब ये है कि रिएक्ट जो है उसकी बहुत लार्ज कम्युनिटी है डेवलपर्स की। मान लीजिए कि अभी आपको कोई एक जगह पे आप अटक गए, आपको नहीं पता क्या करना है, कोई एरर आ रहा है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो कॉमन प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस जो है आपको गिटहब में से भी मिल जाएगा, आपको स्टैक ओवरफ्लो में से भी मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पर से भी मिल जाएगा। तो काफी सारे डेवलपर्स है जो आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट जेएस का यूज करने वाले अभी काफी सारे लोग हैं। तो आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। जी यस मैम। तो इसीलिए आजकल जो है रिएक्ट जेएस जो है उसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी, मतलब ये जो पीपीटी है वो। जी मैम, कर दीजिएगा। अभी हमने ये जो सीखा है उसमें अगर आपको कोई इश्यू है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं मैंने तो अभी हम सबसे पहले इसकी जो है एक एप्लीकेशन मतलब एक वेब एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे कि पहला हम प्रोजेक्ट किस तरीके से बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर जरूरी होंगे। जी तो पहले तो आपको नोड जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके। यहाँ पे जी लिखा है डाउनलोड नोड जेएस और उसका वर्जन पे लिखा है, आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद सिंपल से स्टेप है, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा।
अब ये परफेक्टली इंस्टॉल हुआ है या नहीं, वो अगर आपको चेक करना है तो आप CMD का यूज करके चेक करते हो, चेक कर सकते हो, मतलब कि कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो हमने यहाँ पे नोड एंड डैश वी देना है, तो ये नोड का जो भी इंस्टॉल वर्जन होगा ना वो बताएगा। ओके, मैंने ये जब इंस्टॉल किया था उसका वर्जन 20.9 था, तो अभी देखो वर्जन जो है वो चेंज हो गया है। हाँ, तो ये इंस्टॉल करने के बाद इसके साथ ही npm जो है ना वो भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। अब npm का वर्जन अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, दोनों का वर्जन कभी सेम नहीं होगा, दोनों एक साथ ही इंस्टॉल होंगे पर दोनों का वर्जन अलग अलग ही होगा। ओके, तो मेरा जो npm है उसका जो वर्जन है वो है 10.1.0। ओके, अब मोस्टली जब भी आप इस तरीके के कोई भी प्रोजेक्ट है, मतलब लारावेल का कोई प्रोजेक्ट है, रिएक्ट का है या तो नोड जेएस का प्रोजेक्ट है, जब भी आप क्रिएट करें ना तो उसको ऐसे ही कमांड लाइन इंटरफेस का यूज करके ही क्रिएट करें, ये बेटर रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सपोज कि मान लीजिए कि मुझे अभी इस ड्राइव पे नहीं, मुझे किसी और ड्राइव में जाके इसको बनाना है, तो यहाँ पे हमें वो ड्राइव में जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो सिंपल आप जहाँ भी जो भी जिस भी जगह पे आप जिस भी ड्राइव में क्रिएट करना चाहते हैं प्रोजेक्ट, वहां पे एक न्यू फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लीजिए। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने न्यू रिएक्ट नाम से एक फोल्डर बना लिया। अब आपको क्या करना है, इस पे ही राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल दे दीजिए। तो टर्मिनल ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा, मतलब आपको इसी फोल्डर के अंदर जो है वो रीडायरेक्ट कर देगा। ओके, जी। ओके, इसके बाद अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए आगे आगे हमें npx जो कमांड है वो लिखना पड़ेगा, और उसके बाद क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्रिएट लिखना है, फिर डैश लिखना है, फिर रिएक्ट लिखना है, फिर डैश लिखना है और ऐप, और अब लास्ट में आप एप्लीकेशन जो भी नाम से बनाना चाहते हैं वो आपको लिखना है, मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, तो इसी नाम से ये क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको एंटर दे देना है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा इंस्टॉल होने के लिए, सारी डिपेंडेंसीज वगैरह जो भी वो इंस्टॉल करेगा उसके लिए। एनपीएक्स ये कमांड एनपीएक्स या नोट के लिए। npx जी जी, वो कमांड रिएक्ट के लिए है या नोट जेएस के लिए है वो? ना, नोड.जेएस के लिए हम npm का यूज करते हैं और रिएक्ट के लिए npx का यूज करते हैं। एनपीएक्स जी। हम्म, इसको मैं डिटेल में अभी आप फिर आगे बताऊंगी आपको कि ये क्यों इस तरीके से यूज होता है। सॉरी,
देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि 1493 पैकेजेस है ना, इसने अभी तक इंस्टॉल मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है उसमें ऐड किए हैं। जी। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम जाके देखेंगे अगर ये न्यू रिएक्ट में, तो देखिए यहाँ पे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है और उसके अंदर इतनी सारी फाइल्स जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है। ओके? अभी यहाँ से ही हाँ, और इसको मतलब आगे कोडिंग करने के लिए आपको विजुअल स्टूडियो कोड वीएस जो कोड है वो चाहिए होगा। आप कोई भी एडिटर ले सकते हैं, सबलाइन का भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड का भी यूज कर सकते हैं, पर जो विजुअल स्टूडियो कोड है ना वीएस कोड, वो इसके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि वो फैसिलिटीज देता है। टर्मिनल में जाके आप कमांड भी रन कर सकते हो और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज ऐड करनी है तो वो वहां से इंस्टॉल भी कर सकते हो। ओके? जी। तो मान लीजिए कि अभी यहाँ से ही कमांड लाइन से ही हमको वो फोल्डर जो हमने क्रिएट किया है उसके अंदर जाके उसको विजुअल स्टूडियो जो है उसमें ओपन करना है। तो यहाँ पे हम दे देंगे कमांड cd my first project। ओके? एंड हमने एंटर दे दिया तो देखिए ये फोल्डर के अंदर हम आ गए। अब यहाँ से हमको लिखना है कोड स्पेस देके डॉट, कोड लिखा, फिर स्पेस दे दिया, डॉट लिखा, एंटर दे दिया, तो अब ये ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा और उसमें हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। ओके? अब यहाँ से देखिए ये सारे जो फाइल्स है, नोड मॉड्यूल्स लिखा है, उसमें जो भी मॉड्यूल्स मैंने बोला ना कि 1493, तो ये सारे के सारे यहाँ पे पैकेजेस आ गए हैं नोड मॉड्यूल्स में। फिर पब्लिक में ऑलवेज हम जो भी इमेजेस हमको रखना है, जो भी कॉमन क्या बोलते हैं उसको, कॉमन डिजाइनिंग जो रहता है ना, वो सारी फाइल हम पब्लिक में रख सकते हैं। और एसआरसी, ये एसआरसी फोल्डर जो है वो मेन है, उसके अंदर ही सारी फाइल्स जो है वो होती है जिसको हम यूज करते हैं और यहाँ पे ही हमको पूरा का पूरा हमारा प्रोजेक्ट का सेटअप करना होता है। पैकेज जेसन है, ये पैकेज जेसन है ना, वो फाइल जो है उसमें आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसका नेम रहेगा, उसका वर्जन रहेगा, उसके अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंसीज रिएक्ट ने ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर दी गई है वो रहेगा। और यहाँ पे स्क्रिप्ट, ये जो स्क्रिप्ट है वो सारे टैग है, मतलब कि कमांड है। अगर आपको ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन करना है तो आप स्टार्ट कमांड देके उसको रन कर सकते हैं। ओके? तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे रहेगी। और ये पैकेज डॉट जेसन है वो पैकेज लॉक डॉट जेसन है, ये जो है ये और ये दोनों में वैसे सिमिलैरिटीज है, मतलब यहाँ पे भी हमको प्रोजेक्ट का नेम वर्जन सारा कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे भी दिखा रहा है, पर यहाँ पे डिफरेंस ये है कि नोड मॉड्यूल्स में उसने जो जो भी पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं वो सारे पैकेजेस का नेम, उसका वर्जन क्या है, वो कौन से लिंक से उसने जाके इंस्टॉल किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी। ये फाइल बहुत बड़ी है क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे वर्जन्स जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ओके? तो मेन हमें ये ध्यान रखना है कि मोस्टली ये पैकेज लॉक डॉट डॉट जो जेसन है उसमें हम कोई भी चेंजेस ना करें। फिर आता है git ignore। git ignore क्या है? git ignore मतलब कि ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए जरूरी नहीं है, ये गिटहब के लिए जरूरी है। जब भी हम हमारा कोई भी प्रोजेक्ट गिटहब में इंस्टॉल करते हैं या तो हम वहां पे उसको डिप्लॉय करते हैं, ठीक है? तो डिप्लॉय करते टाइम जो जो भी यहाँ से फोल्डर्स हमें इग्नोर करने हैं
वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हमको इग्नोर करती है। तो मोस्टली जब भी हम ये प्रोजेक्ट जो है वो गिट में डिप्लॉय करते हैं तो जो नोड मॉड्यूल्स है ना उसको इग्नोर करते हैं, तो वो यहाँ पे हमें लिख देना है। ओके, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप गिटहब का यूज करना चाहते हो तो ही ये फाइल यूज में आएगा, अदरवाइज नहीं। अब मेन जो है प्रोजेक्ट में वो ये सॉरी index.js एंड app.js फाइल है। अब पहले हम इस प्रोजेक्ट जो है ना हमारा क्रिएट किया है उसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए टर्मिनल में जाके आपको न्यू टर्मिनल यहाँ पे देना है। अभी ये प्रोजेक्ट को रन करने के लिए यहाँ पे हमें npm लिखना है और उसके बाद स्टार्ट, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट में देखा था ना कि अगर आपको रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है तो उसके लिए कौन सा कमांड लगेगा, स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने npm एंड स्टार्ट दे दिया, इसके बाद एंटर देना है। पहली बार ये रन होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। तो ये है आपका प्रोजेक्ट और उसका फ्रंट पेज जो है वो आपको मतलब यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये जो है ये लिंक पे जाके आप कोई भी ब्राउजर में आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन कर सकते हो। अभी इसका जो फ्रंट पेज है उसमें जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो वो हम देख सकते हैं यहाँ से app.js में से। यहाँ पे देखिए इमेज src में क्या दिया है, लोगो। तो यहाँ पे ये जो हमको लोगो दिखाई दे रहा है उसके नीचे क्या लिखा है p टैग में, ये एडिट फिर src app.js। ओके, तो ये पूरा लाइन और ये लर्न रिएक्ट वाला जो है वो स्क्रिप्ट ये है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम रिएक्ट में कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको रन करेंगे तो सबसे पहला जो फाइल हमको डिस्प्ले होगा वो कौन सा होगा, app.js। अभी सपोज इसका आप कंटेंट चेंज करना चाहते हो तो आप यही से कर सकते हो, मतलब कि आपने ये हेडर है ना, ये पूरा हमने हेडर निकाल दिया। अब यहाँ कोई भी टैग जो है वो लिख सकते हो और हमने यहाँ पे लिख दिया गुड मॉर्निंग। ओके, सेव कर दिया। तो अब ये चेंजेस हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। दोनों को समझ में आ गया? जी मैम। ओके, अभी फाइल तो जो है वो ये सबसे पहले दिख रहा है और लोड जो होगा ना वो इंडेक्स फाइल होगा। app.js फाइल सबसे पहले एग्जीक्यूट हो गए, स्क्रीन पे दिखा रहा है, और सबसे पहले जो लोड हो रहा है वो इंडेक्स फाइल है। और इंडेक्स फाइल क्या करेगा, तो वो app.js फाइल जो है ना उसका एक कॉपी बना के, मतलब उसको एक कंपोनेंट के बना के फिर यहाँ पे यूज किया गया है। अब ये क्या है, मतलब ये हम पहले एक बार देख लेते हैं।
ये हमने क्या बनाया इसको कंपोनेंट। कंपोनेंट बनाने के लिए क्या करना था, तो एक आपको फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन में आपको जो भी नेम देना है वो नेम देके फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिटर्न फंक्शन। फंक्शन जो है वो क्या करेगा, ऑलवेज कोई भी वैल्यू हमको रिटर्न करके देगा। ठीक है। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि डिवीजन क्लास नेम इक्वल टू ऐप, एंड यहाँ पे कुछ भी लिख दिया एंड ड्यू। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं हम ये ऐप नाम का फंक्शन कॉल करेंगे तो वो हमें ये डिवीजन जो है वो मतलब इन रिटर्न देगा। ओके। उसके बाद लिखा है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड ऐप, मतलब कि ये फंक्शन आपने फाइल कौन से फाइल में बनाया है, तो app.js में। पर अभी ये चाहते हैं कि इस फंक्शन का आप दूसरे फाइल में यूज कर सके, तो आपको इस फाइल को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या देंगे, एक्सपोर्ट फिर डिफॉल्ट कीवर्ड और ये जो फंक्शन है उस फंक्शन का नेम, मतलब यहाँ एंड यहाँ दोनों जगह पे नेम सेम ही होना चाहिए। ओके। अब हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट फिर हमको क्या नेम देना है वो नेम, और उसको कहाँ से हमें इंपोर्ट करना है, तो डॉट स्लैश ऐप में से, मतलब कि app.js में से। ओके। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे हमने वो फॉर्म में देखा था ना एग्जाम्पल में, वैसे ही यहाँ पे ऐप नाम का हमने बना लिया है और उसको यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है। ओके। ये डिटेल में पूरा कोड मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पर अभी हम ये समझ लेते हैं कि ये सब किस तरीके से होता है। अभी मान लीजिए कि आपको कोई भी न्यू फाइल क्रिएट करना है। ओके। तो आप एसआरसी पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल दे सकते हो। अभी इस फाइल का नेम हम देते हैं about.js। जो भी आप जेएस का फाइल बनाए उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल रखिएगा। आ गया यहाँ पे about.js। अब हम क्या करते हैं, app.js में से हम इतना कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। फिर हम यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का नेम हमने चेंज दे दिया, यहाँ पे अबाउट रख दिया, यहाँ पे भी अबाउट रख दिया, और इसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं। ओके। ये हमारा फाइल जो है वो क्रिएट हो गया। अब इस फाइल को हमें अगर index.js में यूज करना है तो आप सेम इसी तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे हमने अबाउट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में लिखा है अबाउट, तो वही लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी हम अबाउट लिख देते हैं। ठीक है। अभी ये ब्लर इसलिए आ रहा है कि क्योंकि हमने इसका यूज कहीं पे नहीं किया, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से ऐप को निकाल के अबाउट रख देते हैं। ओके। अभी हमने सेव कर लिया, फिर हम चेक करेंगे तो देखिए पहले जो app.js फाइल कॉल हो रही थी उसकी जगह पे अभी कौन सी फाइल कॉल हो रही है, इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स नहीं अबाउट। हाँ। ओके। तो ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिएक्ट डोम क्रिएट किया है। रिएक्ट डोम उसके अंदर हमने क्या किया है, क्रिएट रूट, और रूट जो है वो क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और रूट, मतलब कि ये जो रूट है उसको वो रेंडर करेगा, और इसीलिए रूट के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगा। ये हमारा फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो हो गया। अभी ये app.css जो है यहाँ पे फर्स्ट फाइल जो होता है ना app.css, उसका डिजाइनिंग है, मतलब css फाइल जो है वो।
तो मान लीजिए कि हमने यहाँ से फिर हमने यहाँ पे ऐप लिख दिया और ऐप के अंदर का कोडिंग हम पहले जो था वही रख देते हैं। तो ये बैकग्राउंड कलर वगैरह जो आ रहा है ना, वो ये ऐप डॉट CSS में आ रहा है। ऐप के हेडर में यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये है। सपोज मान लीजिए कि मुझे ये नहीं रखना, हम यहाँ से दूसरा चेंज कर देते हैं, सेव कर दिया, तो वो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फिर फॉन्ट का कलर जो है वो अगर हमें चेंज करके ब्लैक देना है तो हमने यहाँ ब्लैक कर दिया, तो ये फॉन्ट जो है वो ब्लैक कलर के आ जाएंगे। और ये जो रोटेट हो रहा है GIF फाइल की जैसे, तो वो इसकी वजह से हो रहा है। मान लीजिए कि ये हमने निकाल दिया, तो ये अभी रोटेट होना बंद हो जाएगा। तो अबाउट नहीं, ये app.js जो पूरा डिजाइनिंग आपको दिख रहा है, उसके लिए app.css है उसका यूज किया गया है डिजाइनिंग के लिए। तो app.css जो है वो डिजाइनिंग के लिए है, वैसे ही index.css जो है वो इंडेक्स फाइल के डिजाइनिंग के लिए है। ओके, और ये लोगो जो है, वो लोगो ये रिएक्ट का जो है ना क्रिएटेड हुआ, ये लोगो फाइल है। और पब्लिक में भी क्या रहेगा, ये फेव आइकन। अब फेव आइकन क्या होता है, पता है आपको? ये फेव आइकन जो है ना, वो हमको यहाँ पे दिखता है, देख रहे हो यहाँ पे रिएक्ट का टैब के ऊपर। वैसे ही देखिए नोड.js में भी यहाँ पे एक लोगो है। आजकल सारे के सारे जो वेबसाइट्स है उसमें ये फेव आइकन रहता ही है। ओके, तो ये फेव आइकन, अब अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके आइकन चेंज कर दूं तो मुझे वो दूसरा वाला जो भी हम इमेज रखेंगे यहाँ पे वो मिलेगा। और ये index.html फाइल, अभी ये हमने देखा ना index.js, एक्चुअल में index.js फाइल भी रन नहीं हो रहा, जो रन होके दिखा रहा है वो है index.html फाइल। क्योंकि index.html फाइल में हमने क्या किया है, डिवीजन आईडी रूट, मतलब कि ये इंडेक्स फाइल में हमने जो भी ये रूट क्रिएट किया है ना, वो index.html में हमने कॉल करा लिया है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि सबसे पहला जो भी फाइल रन होके हमको दिखा रहा है वो कौन सा है, ये index.html। ओके, तो ये इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पूरा है। तो अभी आपको आज ये करना है कि एक इतना डेमो प्रोजेक्ट है वो बना के देखिए। और पहले अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल नहीं किया है तो वो कर लीजिए, फिर नोड जो है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, और फिर एक क्रिएट रिएक्ट ऐप करके रिएक्ट का कोई भी एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट कीजिए। जी ओके, तो इतने मतलब आज यहाँ तक हम रखते हैं, कल इसके आगे हम सीखेंगे कि अभी ये पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में और जो भी बाकी है वो, और आप अलग अलग पेजेस कैसे बना सकते हैं वो। जी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और मैम अब तक जावास्क्रिप्ट की मतलब अच्छे वजह से चालू करेगी ना क्लास? हाँ, 6 बजे से मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है ठीक है ओके, जी। ठीक है, तो आप लीव कर सकते हो। बाय। वाह।
That's